नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। और आज आपसे मैं एक कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम यानी कि लोअर जीआई ब्लीड, जब हमारे लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा हो, खून आ रहा हो, इसके बारे में बात करूँगा। लैट्रिन के रास्ते से खून आना एक अलार्मिंग सिम्टम है और जब भी ये होता है तो कहीं लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग से होगा या हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन या ऊपर से भी कहीं से ब्लड आ रहा हो। हमारे इंटेस्टाइन माउथ से लेकर के एनस तक एक कंटिन्यूअस ट्यूब है, इसमें से कहीं से भी ब्लीडिंग होगी तो या तो वो मुंह के रास्ते से उल्टी में खून के ज़रिए दिखेगी या नीचे से लैट्रिन के ज़रिए खून से दिखेगी। तो लोअर जीआई ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन बीमारी है और जनरली ये एक तरह की एक्यूट इमरजेंसी के फॉर्म में आती है, जिसमें अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर का कम होना, खून की कमी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी बीमारियों से ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो सबसे पहले हमें मन में एक ट्रायजिंग की ज़रूरत होती है कि किस कंडीशन में हमें तुरंत ये करना है। देखिए, सबसे कॉमन कारण इस चीज़ का होता है पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स। पाइल्स खून की नसें होती हैं जो लैट्रिन के रास्ते के इर्द गिर्द होती हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारण ये वेन्स का साइज़ बढ़ जाता है और ये बढ़ जाए तो जब हम कॉन्स्टिपेशन स्टूल पास करने के लिए स्ट्रेन करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो इससे ब्लड आता है। पाइल्स से होने वाली ब्लीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि ये जब आता है तो ये मोशन से अलग होगा, या तो पहले आएगा या बाद में बूंदों की तरह टपकेगा और इसमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। अगर दर्द हो रहा हो तो इसमें साथ में फिस्टुला या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादातर फिशर होंगी, या ये खून की नस जम जाए तो इसको थ्रोम्बोज एक्सटर्नल हेमरॉइड कहते हैं। तो पाइल्स की ब्लीडिंग में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी पाइल्स से रिलेटेड ब्लीडिंग होगी तो ये ब्लड कम होगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कई बार हम कमोड में आजकल लैट्रिन करते हैं, ज़्यादातर लोग कमोड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ब्लड दिखता ज़्यादा है क्योंकि ये पूरे पानी में मिल जाता है, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड आया है। पर जब भी बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा तो चक्कर आना, खून की बहुत ज़्यादा कमी होना, ऐसा होता है। पाइल्स में ऐसा नहीं होता है। 90% से भी ज़्यादा लोग जिनको पाइल्स होता है उनको ज़्यादातर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन का कंट्रोल करें, लैट्रिन के लिए ज़ोर ना लगाएं, तो ये कंट्रोल हो जाता है। और अगर नहीं होता और लगातार चल रहा हो तो इसके लिए ऑपरेशन होता है, एक सिंपल सा, या उसके अंदर इंजेक्शन डालना, कई तरह के इसमें प्रक्रियाएँ होती हैं। 40% लोग जिनको लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लड आता है, उनको पाइल्स होती है। और ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इसमें दो तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं। नंबर एक, पाइल्स का सीधा ऑपरेशन हो जाए और प्रॉब्लम कहीं और हो, ये भी संभव है। पाइल्स इतनी कॉमन चीज़ है कि पाइल्स बाहर से दिख रही है और अंदर कुछ और हो। तो जब भी हम ऑपरेशन या इस चीज़ों की बात करते हैं उसके पहले ये देख लेना कि कोई दूसरा सोर्स तो नहीं है ब्लीडिंग का, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और इसके लिए कोलोनोस्कोपी होती है टेस्ट, कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी के ज़रिए बड़ी आंत की जांच को कहते हैं। ये एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, कई लोग इससे बहुत घबराते हैं, लेकिन ये करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते और एक सिंपल प्रोसीजर पेट साफ़ करने का, और उसके बाद सिडेशन, नींद का हल्का इंजेक्शन दे करके ये किया जा सकता है। तो जब भी आप ऑपरेशन कराने की सोचें, इसके लिए इसके पहले ज़रूर कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। एल्डरली लोगों में वज़न यदि कम हो रहा हो, खून बहुत कम हो रहा हो, तो कुछ भी करने से पहले कोलोनोस्कोपी करनी बहुत ज़रूरी होती है। पाइल्स चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है, इसके लिए ऑपरेशन या कुछ भी करने से पहले पूरा वर्कअप ज़रूरी होता है। पाइल्स के अलावा दूसरे और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा कारण, अगर हम आंतों में आगे के लिए देखें, डाइवर्टिकुलम होती है, जिसमें आंतों के अंदर एक पाउचिंग बन जाती है जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। जनरली इस तरह की ब्लीडिंग पेट में दर्द और बुखार के साथ जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो उससे होती है। इसको डाइवर्टिकुलर ब्लीड कहते हैं। ये ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और इसकी डायग्नोसिस अगेन कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, इससे होती है। ज़्यादातर ये ब्लीडिंग सिंपल दवाइयों से रुक सकती है, एंजियोग्राफी के ज़रिए एम्बोलाइजेशन, या कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पॉलिप्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। पॉलिप्स से बच्चों में बहुत कॉमन है, रेक्टल पॉलिप्स होती हैं। पॉलिप्स यानी कि छोटी सी मांस का टुकड़ा होता है जिससे ब्लीडिंग आती है। बच्चों में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और पॉलिप का इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। पॉलिप के लिए अगर हम उसको डायग्नोज हम कोलोनोस्कोपी के ज़रिए अगर करते हैं तो पॉलिपेक्टमी यानी कि एंडोस्कोपी के ज़रिए हम पॉलिप को रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि वो रिमूव हो हट जाता है और फिर उससे वो ठीक हो जाता है। बच्चों में रेक्टल पॉलिप बहुत ही कॉमन होते हैं, अडल्ट्स में भी हो सकते हैं, बट बच्चों में पाइल्स के साथ साथ रेक्टल पॉलिप ब्लीडिंग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण होता है। तो
पाइल्स, रेक्टल पॉलिप, डाइवर्टिकुलम के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है बहुत ही कॉमन, वो होती है रेक्टल कैंसर यानी और कोलोनिक कैंसर, यानी कि लैट्रिन के रास्ते में या बाकी पूरी बड़ी आंत में कहीं पर अगर ट्यूमर हो। रेक्टल कैंसर या कोलोनिक कैंसर का शक सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में, अगर वेट बहुत कम हो रहा हो, खून की कमी हो रही हो तो होता है। अगर घर में किसी को पहले से कोलन का कैंसर हो तो इसके रिस्क बढ़ता है। तो जब भी ब्लीडिंग हो रही हो और ये सारी चीज़ें जिसको हम अलार्म सिम्टम्स कहते हैं कि यानी कि वेट कम होना, खून की कमी होना, तो इसके लिए ये टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए एक सिंपल चीज़ जो मैंने पहले बताई, कोलोनोस्कोपी के ज़रिए कोलोनिक कैंसर की जांच हो सकती है। देखिए आजकल के जो तरह तरह के कैंसर्स की डिटेक्शन काफ़ी बढ़ रही है, उसमें कोलन का कैंसर को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो 50 साल से ऊपर की उम्र में रेगुलरली लोग 3 से 5 साल पर कोलोनोस्कोपी कराते हैं। एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी होती है जिसमें पॉलिप्स अगर पड़े हों जिसके ज़रिए आकर के कैंसर बन सकते हैं। तो ये एक तरह की मैंडेटरी है कि जो 50 साल का हो गया उसकी कोलोनिक कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। हमारे देश में ये नहीं है, बट अगर कोई भी चीज़ हो रही हो कि आपके बावेल हैबिट में चेंज हो रहा हो, यानी कि लैट्रिन पास करने के पैटर्न में चेंज हो रहा हो, खून की कमी आ रही हो एडल्ट मेल्स में खास करके, तो कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए ताकि ये कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। इसका ट्रीटमेंट अब इतना अच्छा है कि कई बार जब लिवर में चला गया हो तो भी इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल क्यूरेटिव हो सकता है। और हाल में अखबारों में आया होगा, आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने स्टेज 2B से 3 तक के कैंसर्स का सिर्फ दवाइयों के ज़रिए सफल इलाज किया, रेक्टम के कैंसर का। तो रेक्टल कैंसर का टाइमली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का प्रिवेंटेबल कैंसर होता है जो लंबा समय लेता है होने में, पॉलिप से होता है। अगर हम स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इस तरह की रिकमेंडेशन अभी हमारे देश में नहीं है, बट यदि प्रॉब्लम हो तो ये ज़रूर करानी चाहिए। तो ये 4 या 5 प्रमुख कारण होते हैं जिससे लैट्रिन में ब्लड आता है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, समय के अभाव में हम सारे कारणों को डिस्कस नहीं कर सकते। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है और जिसके लिए जल्दी अटेंशन की ज़रूरत होती है वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जब भी लैट्रिन में ब्लड आ रहा हो, लंबे टाइम से चल रहा हो, कोलोनोस्कोपी कराना एक सेफ प्रैक्टिस है जिसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और आपकी बीमारी का सही इलाज हो सके। तो आप इससे झिझके नहीं। लोगों में एक रेजिस्टेंस होती है, हिचक होती है कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है, हम नहीं कराना चाहते। कोलोनोस्कोपी एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है और इसको एक दूसरे वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया भी है। ये ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी अच्छा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको बहुत ही सेफली और काफ़ी बिना किसी डिस्कम्फर्ट के इसको कर सकता है। तो जब भी ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क करें और इसमें जो भी आपकी बीमारी निकलती है उसके अनुसार इसका इलाज करें। धन्यवाद।